क्या आप लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे महंगी शादी ईशा अंबानी की हुई थी, which costed around 700 crore. Since the marriage season has begun, it is expected that more than 32 lakh people will get married in this season alone. यानी नवंबर 2022 से लेके फरवरी 2023 तक 32 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो शादी करने वाले हैं एंड दे आर ऑल सेट विद देयर रिचुअल्स, क्लोथ्स, वेन्यू एंड एवरीथिंग. लेकिन शादी करने से पहले और शादी करने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो करनी ज़रूरी होती हैं. उन्हीं के बारे में हम आज के वीडियो में समझेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे मैरिज सर्टिफिकेट की. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो दो लोगों को लीगली मैरिड डिक्लेयर करता है. यानी ये एक प्रूफ होता है ये साबित करने का कि ए एंड बी आर लीगली मैरिड टू ईच अदर. अब ये आप कैसे रजिस्टर कराएंगे? इसको रजिस्टर कराने के लिए हमारे पास दो लॉज हैं. या तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर से रजिस्टर कराएं या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर. अब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ऑब्वियसली सिर्फ हिंदूज जो हैं वो ही रजिस्टर करा सकते हैं और इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट आया. यहाँ पे किसी भी रिलीजन के पर्सन, चाहे वो सेम रिलीजन के हैं या डिफरेंट रिलीजन के हैं, वो अपनी मैरिज रजिस्टर करा सकते हैं. 2006 से पहले मैरिज रजिस्टर कराने जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था और ना ही मैंडेटरी था. लेकिन 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि शादी को रजिस्टर कराना ज़रूरी है, मैंडेटरी है और इसीलिए अब ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है. अगर आप कहीं आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं या कहीं पे भी आपको घर किराए पे लेना है तो बहुत लोग आपसे मैरिज सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट दिखाइए दैट वेदर दीज बोथ ऑफ यू आर लीगली मैरिड और नॉट. तो अब इसे कैसे रजिस्टर कराना है उसी के बारे में हम समझेंगे. सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे आप ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आप जिस स्टेट के हैं, जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं, उसकी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खोलनी होगी. उसके अंदर आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिलेगा, वो फिल करना पड़ेगा. इसके अंदर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी जिसके अंदर आपको अपनी और अपने स्पाउस की सारी डिटेल्स बतानी होंगी एंड इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा. एक बार ये फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद जो मैरिज रजिस्ट्रार है वो एप्लीकेंट को समन करेगा ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड टाइम. और जो भी डेट और टाइम उन्होंने आपको दी है उस दिन इट इज़ कंपल्सरी टू बी प्रेजेंट एट द ऑफिस ऑफ द मैरिज रजिस्ट्रार ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम एंड डेट विद ऑल दैट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उनके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे. जब आप ये मैरिज रजिस्टर कराने जाएंगे आपके साथ साथ दो विटनेसेस और चाहिए जो उस समय प्रेजेंट हो जब आपने शादी की थी. तो जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे आपको और आपके स्पाउस को जाना होगा, उसके साथ साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें साथ लेके जाना होगा उस डेट और टाइम पे. और आपके साथ साथ दो विटनेसेस भी और चाहिए, वो विटनेसेस जो जब आपकी शादी हुई थी उस समय प्रेजेंट थे. जनरली वो पेरेंट्स, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स होते हैं. तो इन सब के साथ आपको मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना होगा और तभी आपकी शादी जो है वो रजिस्टर हो पाएगी. अब इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा? हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर आपने रजिस्टर कराई है तो 15 से 30 दिन लगेंगे आफ्टर द सबमिशन ऑफ द फॉर्म. और अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें तो इट विल टेक अराउंड 60 डेज. तो इतने दिनों में आपका जो सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, आपको मिल जाएगा. तो ये तो हो गई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कि कैसे ऑनलाइन आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट पा सकते हैं. नेक्स्ट जो है वो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है क्योंकि ऑनलाइन तो अभी कुछ टाइम से आया है, पहले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ही होता था. उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? सबसे पहले हम समझते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर कोई अपनी शादी रजिस्टर कराना है तो उसे क्या करना होगा. जो लोग हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अपनी शादी रजिस्टर कराना चाहते हैं, इट इज़ नेसेसरी दैट दोज पर्सन्स आर हिंदू, सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट. सिर्फ इन्हीं कम्युनिटी के लोग हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अपनी शादी रजिस्टर करा सकते हैं. इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है, विजिट द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार. सो सब रजिस्ट्रार अंडर हुज जुरिस्डिक्शन द मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड, उसके पास आपको जाना होगा, उसके ऑफिस के अंदर जाना होगा. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे शादी हुई है वहीं पर आप जाएं. इट कैन बी डन एट द सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस अंडर हुज जुरिस्डिक्शन वन ऑफ द पार्टनर्स इज रिजाइडिंग फॉर मोर देन 6 months.
यानी भले ही आपकी शादी जो है एक सिटी के अंदर हुई, लेकिन शादी के बाद आप दूसरी जगह पर गए रहने के लिए, उस जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी आपका पार्टनर जो है वो 6 महीने से ज़्यादा रह रहा है, तो उस जगह पर जाके भी आप अपनी शादी को रजिस्टर करा सकते हो। और ये जिस शादी को रजिस्टर कराने की हम बात कर रहे हैं, इट शुड हैव बीन डन अकॉर्डिंग टू कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ आइदर ऑफ द पार्टी। या तो लड़के के जो रिचुअल्स है वो फॉलो हुए हों या फिर लड़की के रिचुअल्स फॉलो हुए हैं। और अगर ये सब हुआ है तो इस तरीके से आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अपनी शादी रजिस्टर करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कि अगर आपको ऑफलाइन मोड के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट की कैटेगरी के अंदर अपनी शादी को रजिस्टर कराना है तो उसके लिए क्या करना होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो अपनी शादी को रजिस्टर करा सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी, उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन, सब कुछ जो है एक साथ कपल को मिलता है बाय द मैरिज ऑफिसर। तो जो भी पर्सन जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अप्लाई कर रहा है, दे हैव टू गिव अ 30 days नोटिस टू द सब रजिस्ट्रार अंडर हुज जुरिस्डिक्शन एनी ऑफ द पार्टनर्स रिजाइड। तो उन्हें 30 days का नोटिस देना पड़ेगा। फिर जो रजिस्ट्रार है वो ये 30 दिन का नोटिस अपने बोर्ड पे लगाता है एंड देखता है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है इस शादी के अंदर। और अगर 30 दिन के अंदर कोई भी जो है ऑब्जेक्शन नहीं रेज करता है उस शादी के रिगार्ड में, तो वो जो मैरिज है उसे रजिस्टर करा दिया जाता है। और जो सब रजिस्ट्रार होता है जिसके जुरिस्डिक्शन में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, वो इस नोटिस की एक कॉपी अपने पास रखता है। और ये जो पूरे प्रोसेस की मैंने बात की कि 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, फिर वो 30 दिन का नोटिस जो है नोटिस बोर्ड पे लगेगा, देखा जाएगा कि किसी ने ऑब्जेक्शन तो रेज नहीं किया है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये इनफ है फॉर 2 persons टू गेट मैरिड विदाउट एनी रिलीजियस सेरेमनी। यानी आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर रहे हो तो सिर्फ रजिस्टर्ड मैरिज कर सकते हो। आपको 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है उन लोगों के लिए हु आर नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर देयर मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इन इंडिया। सो इस तरीके से आप अपनी शादी रजिस्टर करा सकते हो आइदर अंडर हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट। और इसके लिए आपको दोनों ही मोड्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। लेकिन जब आप अपनी शादी रजिस्टर कराने जाते हो उस टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उनके बिना ये शादी रजिस्टर नहीं हो सकती। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको दोनों पार्टीज़ को साइन करना होता है, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों को साइन करना होगा। उसके साथ साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ये सब ज़रूरी होते हैं। बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट, कोई भी वो डॉक्यूमेंट जो कि आपके बर्थ का प्रूफ हो। और जो भी पर्सन इस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, अगर वो लड़का है तो उसकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए एंड इन केस ऑफ गर्ल इट शुड बी 18 ईयर्स। और ये चाहे आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कर रहे हो या स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, दोनों ही केस में इतनी मिनिमम एज ज़रूरी है। और साथ साथ ये बर्थ सर्टिफिकेट या एज का जो प्रूफ है वो ज़रूरी होता है। सेकेंड जो है वो होता है रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ बोथ द पार्टीज़। तो रेजिडेंशियल प्रूफ आप या तो इलेक्शन वोटर आईडी दे दो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमें से कुछ भी आप दोगे तो वो आपका रेजिडेंशियल प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन सर्टिफाइंग द सोलनाइजेशन ऑफ द मैरिज। यानी जिस जगह पर आपने शादी की है, चाहे वो मंदिर है या फिर किसी और जगह पे किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर आपने शादी की है, तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा जो कि ये प्रूफ करे कि आपने उस जगह उस दिन पे ये शादी हुई थी। अब इस पूरे प्रोसेस में पैसे कितने लगेंगे? अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर करा रहे हो तो 100 रुपीज़ लगेंगे, और अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर करा रहे हो तो 150 रुपीज़ में आपकी जो मैरिज है वो रजिस्टर हो जाएगी। ये जो पैसे हैं ये आपको सबमिट कराने पड़ेंगे टू दी डिस्ट्रिक्ट कैशियर, और इसको सबमिट कराने के बाद आपको रिसीट मिलेगी। वो रिसीट आपको अटैच करनी पड़ेगी विद दी एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ चाहिए होगी हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों की, और साथ साथ एक शादी की भी फ़ोटो चाहिए होगी, क्योंकि शादी हो चुकी है तो वो एज अ प्रूफ लगाई जाएगी कि भाई शादी हो गई है।
और शादी की फ़ोटो के साथ साथ इनविटेशन कार्ड भी ज़रूरी होगा। ये एक तरह से प्रूफ होता है कि शादी ऑलरेडी हो चुकी है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद दोनों पार्टीज़ को एक अफर्मेशन देना होता है, ये बताना होता है कि वो जो है किसी भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर नहीं है, ना तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, ना ही स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। तो कुछ डिग्री ऑफ प्रोहिबिशंस होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जिनके अंदर दो लोग शादी नहीं कर सकते। तो उन्हें ये बात जो है वो प्रूफ करनी होगी कि वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है जिसकी वजह से ये शादी नहीं हो पाए, और यही उन्हें प्रूफ करना होता है, यही अफर्मेशन उन्हें देनी होती है। एंड इन केस आप एक डिवोर्सी से शादी कर रहे हो या दोनों ही पार्टीज डिवोर्सी है, तो उस केस के अंदर एक अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डिवोर्स डिक्री जो है वो अटैच की जाती है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इट इज़ अ प्रूफ कि ये जो पर्सन है, दोनों ही लोग जो हैं वो डिवोर्स्ड है और वो डिवोर्स फाइनल हो चुका है। तो डिवोर्स की जो डिक्री है वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा दी जाएगी। और अगर कोई पर्सन जो है या फिर एक पार्टी विडो है या विडोअर है, तो उनका जो स्पाउस है उसका डेथ सर्टिफिकेट भी लगाया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एज अ प्रूफ कि स्पाउस की डेथ हो गई है और इसी वजह से अब ये दूसरी शादी कर रहे हैं। इसके अलावा एक एफिडेविट भी अटैच किया जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि शादी कहाँ हुई थी, किस डेट को हुई थी, कितने बजे हुई थी, मैरिटल स्टेटस क्या है और नेशनैलिटी क्या है दोनों ही पार्टीज़ की। तो अगर आप अपनी मैरिज रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट इशू के बारे में, जो कि है चेंज ऑफ नेम। इंडिया के अंदर जनरली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो वाइफ है, जो लड़की है, वो ही अपना नेम चेंज करेगी। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लीगल नेसेसिटी नहीं है कि वाइफ यानी लड़की जो है वो अपना नेम चेंज करे ही। अगर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाहते हैं वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं भी करना चाहते हैं इट्स फाइन। जैसे आलिया भट्ट ने चेंज नहीं किया, दीपिका पादुकोण ने चेंज नहीं किया, लेकिन करीना कपूर ने अपना नेम जो है उसके आगे खान लगा लिया। सो इट्स देयर चॉइस, कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप अपना नेम चेंज करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप आपके पास जो भी नियर बाय नोटरी है उसके पास जाएं, वहाँ पे जाके एक एफिडेविट बनवाएं जिसके अंदर आपका पुराना नाम, नया नाम और आप क्यों उसे चेंज कर रहे हैं वो सारा रीज़न उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। फिर ये जो एफिडेविट आपने बनवाया है इसके साथ साथ आपके मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी भी होनी चाहिए, एंड देन यू विल हैव टू प्रिंट दिस एफिडेविट ऑन अ 10 रुपी स्टैम्प पेपर। और अगर आप अब्रॉड में रहते हो, फॉरेन में रहते हो, देन इन दैट केस यू कैन अप्रोच द एम्बेसी टू गेट दिस एफिडेविट अटेस्टेड। ये पूरा एफिडेविट सबमिट करने के बाद आपको ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ये 2 न्यूज़पेपर्स के अंदर पब्लिश करनी होगी। पहला तो होगा लोकल लैंग्वेज का और दूसरा होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो ये है कि आपको अपना नाम एक ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश कराना होगा और इसके लिए आपको विज़िट करना होगा कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट गैजेट। सो वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड, फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल कॉपीज़ ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेट्रा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे देनी होगी और फिर ऑफिशियल गैजेट के अंदर आपका जो नया नाम है वो पब्लिश किया जाएगा। और ये जो पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस है अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका जो लीगल नेम है वो चेंज हो जाएगा ऑफिशियल गैजेट के अंदर एंड इट विल टेक अराउंड 15 to 30 डेज। थर्ड इशू जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है प्रीनप्टल एग्रीमेंट, जिसे हम प्रीनप भी कहते हैं। दो ये काफ़ी अनरोमांटिक साउंड करता है और इंडिया के अंदर तो लोग इसके काफ़ी अगेंस्ट में हैं, लेकिन फिर भी वेस्ट के अंदर काफ़ी लोग इसे कंसिडर करते हैं जस्ट टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटीज़ विच माइट अराइज इन द फ्यूचर। अब वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ कैसे रिड्यूस करेंगे? बेसिकली ये जो प्रीनप अग्रीमेंट होता है ये हेल्प करता है इन अवॉइडिंग एक्सपेंसिव लिटिगेशन इफ़ यू गेट डिवोर्स्ड इन द फ्यूचर एंड कैन प्रोटेक्ट ईच स्पाउस सेपरेट प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर क्या होता है, पहले ही डिसाइड हो जाता है कि अगर फ्यूचर के अंदर कभी डिवोर्स होगा या दोनों लोग सेपरेट होंगे तो कैसे प्रॉपर्टीज़ डिवाइड होंगी, या फिर अगर बच्चे होते हैं तो कस्टडी किसके पास जाएगी। तो इसीलिए ये प्रीनप जो है वो लोग साइन कर लेते हैं शादी से पहले ही, ताकि शादी के बाद कभी ऐसा होता है कोई सेपरेट होता है या डिवोर्स होता है तो किस तरीके से जो फाइनेंसेस है वो डिवाइड होंगे, बच्चे होते हैं तो कस्टडी प्लान क्या होगा, किसके पास कस्टडी जाएगी। और इसके लिए एक फैमिली अटॉर्नी होना चाहिए हु कैन हेल्प यू क्रिएट दिस
prenup which is fair to both the partners. फोर्थ इश्यूज जो जनरली लोग शादी से पहले डिस्कस करते हैं वो ये है कि आपके पार्टनर के पास कितने असेट्स हैं, उन पे कितनी डेट है, वो कैसे उसका पेमेंट करते हैं, कोई लोन है. तो जनरली पीपल बिलीव दैट दे शुड डिस्कस ऑल दीज थिंग्स ताकि शादी के बाद जो है चीज़ें क्लियर रहे और कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए. ऐसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि डेट्स और एसेट्स जो होते हैं विच यू इनकर आफ्टर यू आर मैरिड कुड बिकम मैरिटल प्रॉपर्टी, और अगर उसके बाद आप सेपरेट होते हैं या डिवोर्स लेते हैं तो वो जो मैरिटल प्रॉपर्टी है वो 50-50 डिवाइड होती है. तो इस वजह से इट इज़ बेटर टू डिस्कस थिंग्स टू नो कि किसके पास कितनी डेट है, कितने एसेट्स हैं, कैसे वो डिवाइड होगा और आगे कैसे जो है शादी के बाद सब कुछ जो है स्प्लिट होगा, बिकॉज इट हेल्प्स एंड दिस कैन इंक्लूड wages, interest earned on investments and homes. So be sure to discuss spending habits and future investment plans with your soon to be spouse because their money spending ways could affect your bank account too. फिफ्थ इशू एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ कि आप किस सेरेमनी के थ्रू शादी कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ रियली नेसेसरी कि जो सेरेमनी जो प्रोसेस आप कर रहे हैं व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड वो लीगल हो. क्योंकि अगर हम लॉ की बात करते हैं, स्पेशली अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो उसमें स्पेसिफिकली ये कहा है कि दोनों स्पाउसेस में से किसी भी एक स्पाउस की पूरे जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो इन दैट केस यू कैन नॉट बी सेड टू बी लीगली वेडेड, लीगली मैरिड. तो इसीलिए जो भी आप सेरेमनी कर रहे हो वो लीगल होनी चाहिए, तभी आप अपनी शादी रजिस्टर करा पाओगे, तभी आप ये क्लेम कर पाओगे कि आप लीगली मैरिड हो. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.